Hello everyone, myself Kavin, and today I am going to deal with the topic J&K Reorganization Act 2019। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। आप J&K की कोई भी आप JK SSB की पोस्ट देख लीजिए या JKPSC की पोस्ट देख लीजिए, तो J&K Reorganization Act 2019 या तो उसमें मेंशन होगा या एग्जाम्स में आ ही जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये वाला। और आपने अगर ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट आप एक दो क्वेश्चन मिनिमम अपने एग्जाम्स में देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कभी कभी तो तीन चार भी आ जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने से पहले हम इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिक बैकग्राउंड हमें पता ही है। पहले एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं। J&K में जो जम्मू और कश्मीर मेजॉरिटी पार्ट जो हम लेते हैं कि जो कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीर जो था वो हब था किसका? दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलीजन्स होते थे। कौन कौन से? एक था हिंदुइज्म, दूसरा था बुद्धिज़्म। ये दो इम्पोर्टेंट एंशियंट टाइम्स में इधर पे रिलीजन्स थे। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मिडिवल टाइम आ गया है तो आपको पता ही है, देन मुगल्स आए, देन अफगान्स भी आए थे, और लास्ट पे इनको इनको डिफीट करने के बाद सिक्स ने यहाँ पे अपना रजीम कायम कर लिया था। देन उसके बाद हमने देखा था कि 1846, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। 1846 1845 इसके आसपास जो है एंग्लो सिख वॉर होती है। एंग्लो सिख एंग्लो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड होता है, और सिक्स तो आपको पता ही है। तो उसमें क्या हो गया था, एंग्लो सिक्स की जब वॉर हुई थी तो उसमें क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स जो थे उनने ये वॉर जीत ली थी। तो ब्रिटिशर्स के जीतने के बाद क्या हो गया कि उनको कश्मीर का पूरा जो है कंट्रोल उनके हाथ में आ गया था। देन उसके बाद इस वॉर के ख़त्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, बहुत बार पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, और कब साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? वो हुई थी 1846 में। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। तो वो सिक्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, बट उसमें क्या था, उसमें उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी। दैन उधर से जो फर्स्ट डोगरा रूलर जो थे, जिन्होंने J&K की एक बोल सकते हैं कि एक फाउंडेशन रख दी थी, तो उन्होंने, उनका नाम क्या था? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो थे फर्स्ट डोगरा रूलर थे, और उन्होंने 75 रुपीज़ में कश्मीर को बाई किया था। किससे? ब्रिटिशर से। अब 75 लाख कौन से रुपीज़ थे? तब नानकशाही रुपीज़ चलते थे, क्योंकि तब सिक्स का रूल था, तब नानकशाही में बोला जाता है। तो तब के 75 लाख नानकशाही रुपीज़, उतने में कश्मीर को उन्होंने बाई किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। कौन सी? एक तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और दूसरा फर्स्ट डोगरा रूलर कौन थे जिनने कश्मीर की फाउंडेशन रखी थी, स्थापना की थी, वो कौन से थे? महाराजा गुलाब सिंह। देन उसके बाद आपको पता ही है, नाइन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हुआ था, या 47 में। हमें पता है जब हमें देश, हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, तब जो था एक इंडिपेंडेंस एक्ट के आया था, और उसमें बताया गया था कि आपको प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको ऑप्शन दिए गए थे। तीन ऑप्शन थे मेनली। या तो उनको इंडिया को ज्वाइन करना था, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना था, या तो इंडिपेंडेंट रहना था। तो आपको पता ही है, तब J&K जो थी तब इंडिपेंडेंट, तब प्रिंसली स्टेट थी, और वो तब इंडिपेंडेंट थी। तो उनके पास ऑप्शन थे, या इंडिया के साथ जाते, पाकिस्तान के साथ जाते, या इंडिपेंडेंट रहते। पर तब तब कौन से रूलर यहाँ पे रूल कर रहे थे? उनका नाम क्या था? महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो थे वो, और वो लास्ट लास्ट जो है डोगरा रूलर रूलर भी उनका कहा जाता है। तो उन्होंने जो था, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो रखा था किसके साथ? इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। वो बोल रहे थे ना हमें इंडिया के साथ जाना है ना पाकिस्तान के साथ जाना है, हमें इंडिपेंडेंट। तब तो बोलते कि हमें इंडिपेंडेंट, हमें अलग कंट्री बनानी है। बाद में क्या हो गया कि उन्होंने, पाकिस्तान जो थी उन्होंने एग्री कर दिया था, मतलब कि ठीक है हम नहीं करेंगे। मगर इंडिया जो था वो, उन्होंने हरी सिंह को इंडिया दिल्ली में बुलाया था नेगोशिएशंस के लिए कि नहीं आप कर लो ऐसी ऐसी बात। तो बाद में जो है वो भी मान गए थे, और इंडिया ने मनवा लिया था कि प्लेबिसिट हो जाएगा वहाँ पे। और प्लेबिसिट मतलब कि वहाँ पे एक रायशुमारी होगी, और जो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लोग जाना प्रेफर करेंगे जाना, मेजोरिटी जहाँ होगी वहाँ पे वही होगा। या तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, या तो पाकिस्तान के चला जाएगा, इंडिया के साथ चला जाएगा, जो लोगों के मेजोरिटी में जो फैसला होगा। बट प्लेबिसिट होने से पहले ही क्या हो गया कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया पे दबाव बना दिया था, और बाद में क्या उन्होंने पहले पहले क्या कश्मीर में अटैक कर दिया। तो उन्होंने जब J&K पे अटैक कर दिया, तो हरी सिंह जो थे तब के जो रूलर थे, उनके पास एक ही ऑप्शन बच गया था
पहले तो उन्होंने थोड़ा फाइट दिया, पर अब वहाँ से तो पाकिस्तान की आर्मी बड़ी थी और उनको अफगान, आपको पता है, ट्राइबल्स भी उनकी हेल्प कर रहे थे। तो हरी सिंह के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था लास्ट पे कि वो अब इंडिया से हेल्प मांगे। अब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांग ली, और इंडिया ने क्या बोला कि हम तो आपको ऐसे हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमारे, हम अपनी फोर्स भेजेंगे तो किस बेसिस पे भेजें, तो आपको जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं भेज सकते। तो उन्होंने, हरी सिंह ने तब ये बात मान ली इंडिया की कि हम कश, कश्मीर कश्मीर का इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेंगे। और वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, आपको पता ही है। जैसे कि हरी सिंह ने बोला था कि नहीं, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे जब वॉर खत्म हो जाएगी। तो वॉर तो खत्म होगी। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करना पड़ा। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये साइन हुआ था, ये किसके बाद हुआ था, जब फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, किस पे, कश्मीर पे। और इस वार में क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, क्या हुई थी कि पाकिस्तान ने जो 1/3 पार्ट जो है पूरा जम्मू कश्मीर का वो हथिया लिया, उस पर ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसी को हम पीओके भी बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो अब उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, बट आपको पता ही है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूएन चले गए थे तब। तो उसके बाद वही फिर कुछ इवेंट्स हुए, तो उसके बाद सीज फायर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन हो गया, उसके बाद भी कश्मीर में बहुत सारा अनरेस्ट हुआ, बहुत सारी इवेंट्स हुए। जैसे कि जो महाराजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला, इनके बीच में राइवलरी चल गई। जैसे कि हमें पता है कि महाराजा हरी सिंह जो थे वो मेनली, माना जाता है कि वो मेनली जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे वो रूलर्स पूरे जम्मू कश्मीर को। और शेख अब्दुल्ला जो है मेनली कश्मीर में थे। तो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस कश्मीर में था, और महाराजा हरी सिंह वो तो जम्मू के ही थे। तो इनके बीच में बहुत सारी राइवलरी चली थी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या इवेंट्स हुए थे। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है जो आपको पता ही है, आर्टिकल 370, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स चलती है। अब चलती थी मतलब, अब तो खत्म ही हो गया लगभग। तो 370 जो था, उस पे वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कब हुआ था, ये डेट याद रखना आप। 17 अक्टूबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है कि आर्टिकल 370 जो है वो कब ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब 370 के क्या लिखा गया था, सबसे पहले आप याद रखना, एक लाइन लिखी गई थी कि ये टेम्पररी ट्रांजिट प्रोविजन था। ठीक है, 370। और 370 से क्या मिलता था जेएंडके को, इसको स्पेशल स्टेटस मिलता था। ठीक है, अब स्पेशल स्टेटस क्या कैसे मिलता था, जैसे क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या इंक्लूड प्रोविजंस थे, क्या क्या इसमें। तो आपको पता है, सबसे पहले एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था अलग, जेएंडके का। सेपरेट फ्लैग था यहाँ का, सेपरेट सिटीजनशिप थी, सेपरेट पीएम भी होता था स्टार्टिंग में, बाद में तो वो हटा दिया गया था, बाद में सिर्फ सीएम ही होने लगे, बट पहले स्टार्टिंग में पीएम भी रह चुके हैं। देन पार्लियामेंट्री लॉज जो एप्लीकेबल जो पूरे देश में होते थे, पर जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे, उनको एप्लीकेबल होने के लिए यहाँ की जो स्टेट असेंबली जो थी उसकी परमिशन लेनी थी, या उनको जब तक स्टेट असेंबली यहाँ की अप्रूव नहीं करती वो लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे, जो ट्राइबल एरियाज से या एस टी से डील करते हैं। तो अब उसके बाद जो था अंडर आर्टिकल 373। ठीक है, अब 370 में जो तीसरा जो प्रोविजन जो था, तीसरी जो सब आर्टिकल जो था, उसमें क्या था, उसमें लिखा था कि 370 को रिवोक कैसे किया जा सकता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, सिर्फ एक तरीके से, वो कैसे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसको रिवोक करे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेएंडके की कब बनी थी, किसके लिए बनी थी, वो बनी थी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो था। तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1957 में तो बन के तैयार हो गया था, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो खत्म हो गई थी। तो अब यही प्रॉब्लम थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 370 को खत्म किया कैसे जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से क्या बोलते थे कोई कोई कि ये परमानेंट आर्टिकल है, लिखा टेम्परेरी है बट परमानेंट नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ही नहीं तो इसको हटाने का कोई रास्ता ही नहीं है। देन उसके बाद आपको पता है इवेंट क्या हुए, तो वो बाद में आगे बता दूंगा मैं आपको। तो अब क्या हो गया कि एक और याद रखना कि 1952 में क्या हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली एग्रीमेंट साइन, किसके किसके बीच में, ये बहुत बार पूछा जाता है, किस किस के बीच में हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट साइन। एक यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और जो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, वो कौन थे, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था, कब, 1952 में। ठीक है। देन उसके बाद एक आप याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, 370 के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट
जो आर्टिकल है, प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वो कौन सा है आपको पता ही, 35A। तो 35A जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इससे रिलेटेड है कि ये 35A इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आया कैसे, इनकॉर्पोरेट हुआ कैसे, किस ऑर्डर के थ्रू हुआ, ठीक है। अब आपको याद रखना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जेएंड के ऑर्डर 1954। इस ऑर्डर ने आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो उस अब 35 किससे रिलेटेड है, परमानेंट रेजिडेंस से रिलेटेड है। यहाँ के जो सिटीजन राइट जो थी, जो स्टेट सब्जेक्ट जो यहाँ पे थी पहले स्टार्ट, आपको पता ही है। तो उससे क्या होता था कि यहाँ के जो जेएंडके के नेटिव लोग जो थे उनको एक्सक्लूसिव राइट था किस पे, लैंड पे, कि वही यहाँ की लैंड बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए पर वो हमारे उतना रिलेटेड नहीं है, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उतना। तो आपको सीधा याद रखें कि 2019 में क्या हो गया, उसके बाद सीधा डायरेक्ट क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जेएंड के ऑर्डर 2019, ठीक है। और इस ऑर्डर के थ्रू क्या हुआ, आर्टिकल 35A जो था उसको रिवोक कर दिया गया, मतलब वो 35A जो है बिल्कुल खत्म हो गया। और बहुत सारे जो प्रोविजन किसके, आर्टिकल 370 जो थे वो रिवोक कर दिए गए, वो या तो डिलीट कर दिए गए या अमेंड हुए, ठीक है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी कि 35A जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है अब। बट 370 जो है, आर्टिकल 370 जो है वो अभी भी है, उसके प्रोविजंस कुछ काम किए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, बट अभी भी 370 जो है वो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, ठीक है। और अब इसको कैसे रिमूव कैसे किया गया था आपको पता था, मैंने पहले ही आपको पीछे बोला कि 370 को तो हटा, एक ही चीज, एक ही बॉडी हो सकती थी, वो कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पर उस ऑर्डर में क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसका नाम हम किससे रिप्लेस कर देंगे अब, लेजिस्लेटिव असेंबली से। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जेएंडके की, वो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम करेगी। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंस रूल लगा था आपको पता ही है, तब जो था, तब जो ऑर्डर आया था प्रेसिडेंस रूल से रिलेटेड, उसमें क्या था, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसके इक्विवेलेंट बनाई गई थी, पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, अब ये वही बात है, A = B = C की बात है, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो बी रख लेते हैं, वो जो है वो उस वो यहाँ पे जब प्रेसिडेंस रूल लगा था तब किसके इक्विवेलेंट हो गई थी, पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट हो गई थी, B = C हो गया था, ठीक है। और हमें पता है कि इस ऑर्डर के थ्रू क्या हो गया, A = B हो गया, मतलब जो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो किसके इक्विवेलेंट हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब जब A = B और B = C, इसका मतलब A = C कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये बहुत थोड़ा टेढ़ा है समझने के लिए, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, अब उसको हटा, उसकी जगह जो उसका काम किसने कर दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली ने। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम किसने किया, हमारी पार्लियामेंट ने, ठीक है। बस ये याद रखना है आप, ठीक है। तो उसके बाद अब एक इवेंट होता है कि जो 6 मार्च 2022 जो है, तब क्यों कौन सी कमीशन बनाई गई थी, डिलिमिटेशन कमीशन। और ये वाला इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था जो मैंने आपको बताना था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कब बनाई गई थी, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कब हुई थी, 6 मार्च 2020 में। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा ये जो एक्ट आया था, J&K स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अब इसको हमारे पार्लियामेंट में कैसे, मतलब किस एक्ट के थ्रू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट के थ्रू जो है पावर मिलती है कि वो एक स्टेट को 2 यूटीज में बाइफरकेट कर सके, और हमारी पार्लियामेंट ने कैसे किया है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, और ये वाला क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस बन जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे, मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है आपके जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला बन जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 1 to 4, जो 1, 2, 3, 4, ये जो 4 आर्टिकल हैं, स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल हैं किसमें, पार्ट फर्स्ट में ही, क्योंकि पहला ही स्टार्ट ही होता है पार्ट फर्स्ट से जो है, वो किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये आर्टिकल जो है यही हमें बताएगा कि कैसे, कहाँ से पावर मिलती है, ठीक है। अब उसमें जो है 1, 2 और 4 को छोड़ दो आप, आर्टिकल 3 जो है ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है, रीऑर्गेनाइजेशन एंड और अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी जो पार्लियामेंट जो है उसके पास पूरी पावर है कि वो एक स्टेट को यूटी में चेंज कर सकती है, एक यूटी को दोबारा स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। तो ये सारी पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 3 से। और किसको, और आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो चेंज करने का है, किसी स्टेट को बाइफरकेट करने की जो पावर है वो किसके पास है, ओनली पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर की लगभग कोई रोल नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ करनी है, कोई भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करनी है, कम करनी है, बढ़ानी है, नाम चेंज करना है, सब किसके पास पावर है, हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है,
अब ये चीज़ भी याद रखना, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये तो पता होगा आपको आता है। उसके साथ हमारा प्रेसिडेंट भी आता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्या है कि जो आर्टिकल 3 में क्या गया कहा गया है कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी एक्ट आएगा हमारे पार्लियामेंट में, वो तो कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों को इक्वल पावर है इससे रिलेटेड जब भी रीऑर्गेनाइजेशन करनी होगी किसी स्टेट की। अब एक चीज़ आ रही है, इंट्रोडक्शन से पहले आपको जो है प्रायर रिकमेंडेशन लेनी है किसकी, प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपकी लेनी मैंडेटरी है, कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन से, अब इसमें बताया गया कि जब प्रेसिडेंट आपको रिकमेंडेशन देंगे तो प्रेसिडेंट भी जो है रिकमेंडेशन से पहले जो है किसको रेफर करते हैं, ये वाला इससे रिलेटेड बिल किसके पास रेफर करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्पेक्टिव, मतलब जिस स्टेट की आप बाउंड्री चेंज कर रहे हो, जिससे भी रिलेटेड वो एक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी स्टेट होगी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को रेफर किया जाता है। अब वो वहाँ से कुछ रिकमेंडेशन देगी या पास करेगी या कुछ वहाँ से कुछ भी सजेशन आएगी, कुछ भी रिकमेंडेशन होगी, वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है किस पे, हमारे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट पे, वो उनको माने नहीं माने ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह से, एक एडवाइस की तौर से लिया जाता है, पर इसकी जो पूरी की पूरी पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपने। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी जब भी इस पर वोटिंग होती है, जब भी इसको पास करना होता है, तो किस मेजोरिटी से होता है, सिंपल मेजोरिटी से। आपको याद रखना है कि किस मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से। देखो कुछ एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होती है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी भी होती है, बट आपको याद रखना है इसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, बिल्कुल आसान होती है लेनी। इसमें क्या है, इसमें आपके मेंबर जो होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उनकी सिर्फ 50% रजामंदी होनी चाहिए। मान लो जैसे कि 300 मेंबर हैं, 300 में से मान लो सिर्फ आपके सिर्फ जो है 200 मेंबर आए, कहाँ पे, जब ये बिल पास करना था, 300 में से सिर्फ 200 आए। अब इसको पास करने के लिए हमें सिर्फ कितने चाहिए, सिर्फ 101 चाहिए, ठीक है। 50% से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 101 चाहिए, तो कितने, मतलब 300 में सिर्फ अगर 101 ही होंगे। अब इस हिसाब से देखा जाए बड़े कम है 300 के रिलेशन में, बट हमने किसके रिलेशन में देखना है, 200 के, जो वहाँ पे आए होंगे, ठीक है। हमने पूरी स्ट्रेंथ नहीं देखनी कि कितने उधर मेंबर हैं, हमें देखना कि उस दिन कितने आए, और उनमें से 50% ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। बड़ी मतलब ये सबसे ईजी होती है मेजोरिटी लेनी। तो आप सोच सकते हो कि हमारी पार्लियामेंट को कितनी ज़्यादा पावर दी गई है, बड़ी इजीली ये हमारी स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला तो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया। अब इससे भी अब कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है जो हमारा एक्ट आया था उससे रिलेटेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हो जाते हैं। पहला कि हमारा जब एक्ट जो आया था, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला, ये इंट्रोड्यूस सबसे पहले कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन कहाँ भी होता है, राज्यसभा में हुआ था। और किसने किया था, हमारे होम मिनिस्टर कौन, अमित शाह ने, ठीक है। कब हुआ था, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद जो है राज्यसभा में पहला हुआ, देखो आप, मैंने जैसे बताया कि लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं, पर ये वाला एक्ट कहाँ हुआ था, सबसे पहले राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद कहाँ गया, लोकसभा में। और लोकसभा में कब पास हुआ, अगले दिन 6 अगस्त 2019, ठीक है। मतलब 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया, तो 6 अगस्त को लोकसभा में हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा आगे, थोड़े से दिन आगे जाकर होता है 9 अगस्त में प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब पार्लियामेंट से, पूरे पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, तो उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अब तीनों से जब पास होगा तब जाके ये एक बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बनता है, ठीक है। जब भी इंट्रोड्यूस होगा वो एक बिल होगा, बट जब तीनों, जब यहाँ से जब पार्लियामेंट से पास होगा तो उसके बाद उसको उसको ही क्या कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद कर तभी के तभी जो है एक्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद कब इम्प्लीमेंट होता है, ये डेट बहुत बार एग्जाम में आई है, कौन सी, 31 अक्टूबर 2019, जब ये बिल इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये वाला, इन सब डेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो ये वाली 31 अक्टूबर 2019, बहुत बार पूछा गया है। अब बाकी भी आपको याद रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या मेन जो चीज़ क्या हुई थी, इस एक्ट ने J&K स्टेट जो थी उसको दो में बाइफरकेट किया। कौन कौन सी में, पहला किया J&K यूटी, दूसरा लद्दाख यूटी में, ठीक है। अब J&K यूटी को क्या लेजिस्लेचर दिया गया, और लद्दाख यूटी को कोई लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब J&K यूटी में एमएलए बन सकते हैं, इलेक्शन होंगे, सीएम बनेगा, बट लद्दाख में कोई नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। वहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वही करेगा। और आपने याद रखना J&K यूटी जो है वो किस मॉडल पे बेस है,
कौन से मॉडल के तहत यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो पुडुचेरी मॉडल, वहाँ भी एक सीएम है, वहाँ भी लेजिस्लेचर है, पर वो भी एक यूटी यूटी है। और लद्दाख जो है वो किससे रिलेटेड है, वो चंडीगढ़ मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब उधर जो है चंडीगढ़ मॉडल जैसा काम अब एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अब आपने याद रखना है जो हमारा जे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, उसमें क्या तीन जो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक याद रखना है आपने, उसमें 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं, और 5 शेड्यूल्स हैं। 5 शेड्यूल्स ये तो अलग हैं, ये अलग से हैं, बट 14 ये जो 103 सेक्शन जो है वो किसके अंडर है, वो इन्हीं 14 पार्ट्स में, ठीक है। इन्हीं 14 पार्ट्स में अलग अलग करके, किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 2 हैं, ठीक है। ऐसे आपको इसमें जो है मेंशन है। अब आपको जो है सारे के सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, बट आपको जो है पार्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट, कौन सा किस नंबर का पार्ट जो है वो किससे रिलेट करता है, और शेड्यूल्स भी आपको पता होने चाहिए। 14 और 5 ये वाले आपको कम से एटलीस्ट पता होने चाहिए, और सेक्शंस भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो वाले पता होने चाहिए। अब वही हम आगे देखते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू आपको वो पता चलना चाहिए। सबसे पहले पार्ट्स कितने बोले मैंने, 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से, इन पार्ट्स में आपको सिर्फ रीड कर लो कि कौन कौन सा है, और ये वाला अगर आप रिटेन कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया, ऊपर ऊपर से पूछा गया, तो ये इजी क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आप यही याद नहीं रखोगे, यही छोड़ दोगे, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो सबसे पहला आ जाता है पार्ट फर्स्ट, जिसमें जो प्रिलिमिनरी होता है, उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देन पार्ट सेकंड में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे स्टेट, 3 से लेकर 7 सेक्शंस है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट थर्ड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट आपका, थर्ड वाला, क्योंकि इस वाले पार्ट में मेजॉरिटी आपका जो है ये एक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं, और यही आपका सबसे मेजॉरिटी पार्ट है। इसको पढ़ने के बाद बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वो बहुत इसके मुकाबले, मतलब एक आप ये वाला अलग पार्ट रख लो और बाकी पार्ट अलग रख दो, इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब मतलब यही मेजॉरिटी हमने पढ़ना है, बाकी में तो एक एक लाइन का एक एक सेक्शन है, इसमें एक एक दो दो सेक्शन है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, उसमें कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी की बात की गई है, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट फिफ्थ में जो है डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की गई है, जो जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन भी आ जाता है। देन उसके बाद पार्ट 6 में SC ST की रिजर्वेशन से रिलेटेड या उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी वो बताया गया है। देन पार्ट 7 में कुछ और मिसलिनियस टॉपिक्स और ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी बताए गए हैं। देन उसके बाद पार्ट 8 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया कि हाई कोर्ट की क्या पावर होगी, उसकी बढ़ गई है, कम हो गई है, वो सारा बताया गया है इसमें। देन पार्ट 9 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे की बात की गई है कि उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसकी टर्म क्या होगी, और बाकी चीज़ें। देन पार्ट 10 में क्या कहा गया है कि रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा। अब पार्ट 11 में क्या बताया गया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, मतलब कि जो जे जब स्टेट जो थी तब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो थे, दोनों को मिलाकर लद्दाख और जे को मिलाकर जो है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको कितना पार्ट दिया जाएगा, वो सब इसमें बताया गया है। देन उसके बाद पार्ट 12 जो है उसमें कुछ कॉरपोरेशंस, कुछ इंडस्ट्रीज, उनकी कैसे बाइफर्केशन होगी, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, कितना काम कहाँ पे होगा, कौन सी बंद होगी, कौन सी चलती रहेगी, वो सब बताया गया है, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट 13 जो है उधर प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है या जे की जो कैडर है, जो नया आपको पता है एकमट कैडर बना गया है, वो सारे इसमें बताया गया है। कौन सा वाला, पार्ट 13 में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शन 88 से लेकर 93 है। देन उसके बाद पार्ट 14 में क्या गया है, लास्ट वाला है, उसमें लीगल और कुछ अलग प्रोविजंस बताए गए हैं, जिसमें 94 से लेकर 103। तो आपको पता है 1 से लेकर 103 सेक्शन जो है इन्हीं के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको अगर इससे आगे देख भी लेना है, आपको एक याद रखना है, पार्ट थर्ड जो है उसमें सबसे ज़्यादा सेक्शन है, ठीक है, याद रखना है। तो बाकी कुछ कुछ पार्ट्स हैं, उनमें एक एक सेक्शन है, जैसे कि ये वाला पार्ट 11 वाला है, इसमें एक है। देन मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एनालिटिकल जैसा हो जाना है। अब जो है हमारा मेन एक्ट स्टार्ट होता है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि पार्ट्स के अंदर सेक्शन है कुछ, वैसे मैंने इसको इस PDF में बताया गया है। अब जो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, वो कौन सा है, प्रिलिमिनरी। इसमें जो है कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 1 और 2, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया 1 और 2, ठीक है। तो जो पहला वाला सेक्शन है वो क्या कहता है कि जो इस एक्ट का जो नाम है, वो क्या नाम है, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो है, इसमें डेफिनेशंस बताई गई है। मेनली जो ये पार्ट जो है डेफिनेशंस से डील करता है, ठीक है। जो सेकंड जो सेक्शन है, उस सेक्शन है उसमें क्या बताया गया है कि किस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उसका मतलब क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे के यूटी, नॉट स्टेट, ठीक है। देन SCs और ST जो है
वो कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। जब भी एससी की बात की जाएगी वो कौन से एससी होंगे, जो आर्टिकल 341 में मेंशन है। जैसे एसटी की जब बात करेंगे वो कौन से वाले होंगे, जो आर्टिकल 342 में मेंशन होंगे, ठीक है। बस मतलब मेन जो है इसमें यही है, और इसमें से कुछ याद नहीं रखना, आप सिर्फ याद रखना पार्ट 1 जो है उसमें डेफिनेशंस की बात की गई है और 2 ही सेक्शन है उसमें, ठीक है। देन पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे स्टेट की बात की गई है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती थी और उसके बाद क्या चेंज हुआ, ठीक है। इसमें कितने सेक्शन है, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये मेन सेक्शन है इसमें। देन अब जैसे कि सेक्शन 3 है, उसमें क्या बताया गया है कि जो लद्दाख यूटी जो होगी, लद्दाख यूटी जो होगी उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। एक आएगी करगिल और दूसरी लेह, जो पहले भी आपको पता है। इनमें क्या होगा, लेजिस्लेचर नहीं होगा, कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी, कोई सीएम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी। देन उसके बाद जो ये वाला याद रखना, जो सेक्शन 4 है वो किससे डील करता है, जेएंडके यूटी से। और बताया गया है कि उसमें क्या कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। लेह और करगिल को छोड़कर, आपको पता ही है 22 मिलाकर थी पहले, तो लेह और करगिल को छोड़ के कितनी बन गई, बच जाती हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। जो 10 जो थी वो कश्मीर में थी, कश्मीर डिवीजन में थी, और 10 जो थी वो जम्मू डिवीजन में थी। तो वहाँ पे क्या होगा, और लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। बस ये आपने याद रखना है। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आने के, इन दोनों में आने के चांसेस बनते हैं कि सेक्शन 3 जो किससे रिलेट करता है और सेक्शन 4 किससे रिलेट करता है। अब सेक्शन 5 में क्या कहा गया है कि जो गवर्नर होगा, जो गवर्नर पहले जो था जे स्टेट का, वो किससे रिप्लेस हो गया अब, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। जो जे का अलग होगा और लद्दाख का अलग होगा। और उनको गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो गवर्नर यहाँ को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के जे के बनेंगे, उनको अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 6 आ जाता है। उसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। और उसमें जो है, जो एंट्री 15 है, उसमें जो है हमारे जे का नाम था, किसमें, स्टेट में था। अब उसको स्टेट में से हटा दिया जाएगा और उसको एंट्री 6 और 8 और 9 जो है एंट्री हमारी उधर पे ऐड किया जाएगा। और उनको स्टेट वाली से एंट्री से हटा दिया जाएगा और किस एंट्री में ऐड किया जाएगा, यूटी वाली एंट्री में, ठीक है। मतलब एंट्री 15 खत्म हो जाएगी, एंट्री 15 जो डिलीट हो जाएगी, और एंट्री 8 और 9 जो है ऐड हो जाएगी, किसमें, यूटी वाले में। स्टेट वाले में खत्म हो जाएगी और यूटी वाले में ऐड हो जाएगी। किसके बाद, किसके बारे में, जे यूटी के बारे में, ठीक है। ये कौन सा था, सेक्शन 6। द सेक्शन 7 जो है, उसमें कहा गया है कि जो कुछ पावर की बात की गई है, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, उसके पास क्या पावर मिलेगी। उनको पावर है कि जे की जो अंदर जो जे की जो अंदर टेरिटरी है, उसका नाम, किसी भी टेरिटरी का नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। वो सारी की सारी पावर किसके पास है, वो यहाँ की गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट के एरिया बढ़ाना है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, वो सारा किसके पास होगा, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी या जो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास पावर होगी, ठीक है। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और मैंने बोला आपको मेजोरिटी जो पार्ट है वो यही वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी मुझे लगता है यही वाला है। ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 3, और इसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। उसमें कहाँ से कहाँ तक है, इसमें सेक्शंस 8 से लेकर 57 तक, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डिवाइड किया गया अलग अलग, मतलब एक्ट में भी डिवाइड किया गया, बेयर एक्ट में भी, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ, इजी हो जाता है थोड़ा रिकॉल करने वाला। तो सेक्शन जो है 8, 9 जो है वो किससे डील करते हैं, राज्यसभा से। और 10, 11, 12 जो है वो लोकसभा से डील करते हैं। अब क्या क्या इसमें कहा गया है, पहला सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 में बोला गया है कि जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो जो है उसकी अमेंडमेंट होगी, और एंट्री 21 जो है उसमें वो डिलीट हो जाएगी, और एंट्री 31 उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये 4th शेड्यूल किससे रिलेट डील करता है, वो राज्यसभा से डील करता है, आपको पता ही है। तो उसमें जो है एंट्री 21 डिलीट हो जाएगी और एंट्री 31 ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद, अब इस एंट्री में क्या था, एंट्री 21 पहले जो थी उसमें थोड़ी सीट्स, आपको पता ही है, जो पहले जो स्टेट से रिलेटेड जो थी, तो वो वहाँ पे मेंशन होगी, तो उसको अब डिलीट किया जाएगा। अब यूटी वाली में जो है 31 वाले में वो ऐड हो जाएगी, जे वाली, जे यूटी से रिलेटेड जो सीट्स जो राज्यसभा में रिजर्व होंगी। देन उसके बाद ये सेक्शन 9 स्टार्ट होता है। अब सेक्शन 9 में 2 सब सेक्शंस है, एक सेक्शन सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, ठीक है। सब सेक्शन 1 में बोला गया कि जो जे यूटी जो है, उसकी उसकी जो सीट्स राज्यसभा में है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो है जे यूटी को कितनी सीट्स दी गई हैं, सिर्फ 4 सीट्स दी गई है, ठीक है। और पहले भी 4 ही थी,
तो अभी भी 4 ही है, ठीक है। तो और दूसरा बताया गया कि कोई चेंज नहीं होगी किसमें टर्म में जो सिटिंग मेंबर है राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में जो जब ये एक्ट आया था तब जो राज्यसभा का मेंबर जो था वो राज्यसभा का मेंबर ही रहेगा, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं छीनी जाएगी, वो अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद ही कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। अब यही मेजोरिटी अपने याद रखना है। देन उसके बाद सेक्शन 10, 11, 12 जो है वो लोकसभा से डील करता है। अब सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि जो JNK यूटी जो है उसकी कितनी सीट्स होंगी लोकसभा में, कितनी होगी, हाउस ऑफ पीपल में कितनी होगी, 5 सीट्स होंगी। और लद्दाख जो यूटी है उसकी कितनी सीट होगी, उसकी 1 सीट होगी। अब आपने ऊपर देखा होगा कि ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया कि राज्यसभा में लद्दाख यूटी की कितनी सीट होगी, क्योंकि राज्यसभा में लद्दाख यूटी की कोई सीट ही नहीं बची, उधर पे कोई राज्यसभा का मेंबर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट से, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी नहीं किसकी, लद्दाख यूटी की, तो उसकी स्टेट सीट तो कोई वहाँ पे मेंशन होनी नहीं चाहिए। तो अब जो है लद्दाख यूटी की लोकसभा में कितनी है, 1 सीट है, और JNK यूटी की कितनी है, वो 5 सीट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद सेक्शन 11 याद रखना। सेक्शन 11 किससे डील करता है, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर 1976 से डील करता है, ठीक है, कि डिलिमिटेशन जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की वो कैसे होगी क्या नहीं होगी, वो उससे डिलीट करते हैं। और इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है किससे, किससे रिलेटेड, इलेक्शन जो होंगे कहाँ पे, यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन जो होंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, ये याद रखना। देन उसके बाद सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है कि जो सिटिंग मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनकी जो टर्म है उनकी भी चेंज नहीं होगी, जैसे कि ऊपर बताया गया सेक्शन 9 में बताया गया था, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में बताया गया था कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म चेंज नहीं होगी, जो उनको अपनी टर्म कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही इसमें भी सेक्शन 12 में बोला गया कि लोकसभा के जो अभी सिटिंग मेंबर्स हैं वो भी अपनी टर्म चेंज कंप्लीट कर सकते हैं। और वो अब जो है उनको क्या कहा जाएगा, जो जो JNK वाले पार्ट से रिप्रेजेंट करता है उसको, उनको अब मेंबर यूटी JNK यूटी का कहा जाएगा, और जो लद्दाख से उनको लद्दाख की यूटी का मेंबर वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए। देन अब राज्यसभा से रिलेटेड सेक्शन जो थे वो भी कंप्लीट हो गए, लोकसभा से रिलेटेड जो थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो है अपना यहाँ का जो JNK का हम देख लेते हैं। JNK की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उससे रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन से, 13 से लेकर 56 तक। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन जो है वो इससे रिलेटेड है। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं डील करता है वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी डील करेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 में क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 3239A जो होगा, आर्टिकल 239A जो होगा वो एप्लीकेबल होगा JNK यूटी पे। अब 239 जो है ए जो है वो पहले था, मतलब आर्टिकल ये कहीं, और ये किससे रिलेटेड था, जो 239 जो थी वो आर्टिकल जो था वो डील करता था पुडुचेरी से, पुडुचेरी की एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। इससे क्या क्या निकलता है कि जो JNK यूटी जो होगी वो किस बेसिस पे, किस मॉडल पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो पुडुचेरी मॉडल पे होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो अब JNK यूटी में एप्लीकेबल है, तो वो कौन सा आर्टिकल 39A, 239A वाला। देन उसके बाद आर्टिकल सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 के, ये सेक्शन जो है सबसे बड़ा सेक्शन है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है सब सेक्शन है। सबसे पहला 14 सब सेक्शन 1 जो है, उसमें बोला गया है जो आर्टिकल 239A जो होगा उसमें क्या मेंशन है, उस मतलब उसके अंडर जो है उसमें क्या बताया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगी LG की, LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे, या एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है किसमें, 239A के में, कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। आपको पता है प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करेंगे। देन उसके बाद सब सेक्शन 2 जो है उसमें बताया गया है कि जो JNK यूटी होगी उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। आपको पता है पहले यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पे अब रहेगी, बनेगी, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एंड होगी, यहाँ पे अब नहीं रहेगी। और इससे क्या निकलता है कि जो अब जो है हमारा जो यहाँ की जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनि कैमरलिज्म होगा बाई कैमरलिज्म से। बाई कैमरलिज्म कौन सा होता है, जिसमें बाई बाई से आपको पता है, बाई में मतलब 2 हाउसेज होते थे और यूनि में 1 होता है, ठीक है। अब बाई से क्या हो गया, यूनि हो गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 3 में क्या गया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बहुत निकल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब जो हमारे MLA होंगे, MLA जो बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उनकी मेंबरशिप वो कितने बन सकते हैं, वो 107 है।
उनकी कितनी टोटल स्ट्रेंथ है, 107 है। अब 107 में भी अब कुछ बाइफर्केशन की गई है। वो किस में बोला गया है, वो सबसेक्शन 4 में बोला गया है कि जो 24 सीट्स जो होंगी वो वैकेंट रहेगी किसके लिए, पीओके के लिए। आपको पता है जो मैंने आपको पहले पहले ही पीछे बताया था कि जो फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी कश्मीर पे 1947 में, उसमें जो है 1/3 पार्ट जो है वो पाकिस्तान ले लिया था स्टार्टिंग में। तो वो जो है वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम जो है अपनी असेंबली में 24 सीट्स जो है वैकेंट रखेंगे। तो अब एक इसमें कैलकुलेशन ले सकते हैं कि 107 जो है टोटल स्ट्रेंथ है, 24 जो है वैकेंट रखेंगे, तो फिर कितना बन जाता है, 83 बन जाता है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन में कितनी टोटल सीट्स पे इलेक्शन होंगे, वो कितने में होंगे, 83 पे होंगे, ठीक है, जो मेन इलेक्शन होंगे। बाकी 24 तो वैकेंट रहेगी, वो मतलब फिल नहीं होती। तो उसके बाद जो है सबसेक्शन 6 है किसका, 14 का, उसमें बताया गया है कि एससी और एसटीज की रिजर्वेशन के बारे में, कि उनकी रिजर्वेशन कैसे रखी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली जे एंड के यूटी की में कैसे रखी जाएगी। एससीज को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, एसटीज को कितनी मिलेगी, वो सब किस में बताया गया है, वो सबसेक्शन 6 में बताया गया है 14 के, ठीक है। देन उसके बाद सबसेक्शन 7, उसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स जो एसटी और एससीज की होंगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो अकॉर्डिंग होगी उनकी पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन उनके स्टेट में, उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई जाएगी। और वो पॉपुलेशन किसके बेसिस पे देखी जाएगी, वो 2011 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे देखी जाएगी। देन उसके बाद सेक्शन 15 आता है। अब सेक्शन 15 में क्या बताया गया है कि जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो कोई भी टू वुमेन्स को, कोई भी दो जो फीमेल्स हैं, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट याद रखना, कि जब उनकी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। मतलब उनकी अगर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई होगी और गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा फील हुआ कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बट कोई कंपल्शन नहीं है, कि अगर उनको लगे कि रिप्रेजेंटेशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 15, ये याद रखना किससे रिलेटेड है, वुमेन से, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 16। सेक्शन 16 में कहा गया कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब आपको पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद में कहा गया है, और एलिजिबिलिटी के भी बारे में कहा गया है। ये आपको पता ही है कि वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और साथ में 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उनकी मिनिमम, मतलब 25 साल की एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए, आप तभी कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। ये आपको पता ही है जब आप स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, या जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जब आप दूसरी बुक्स पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या हम लक्ष्मी घात भी पढ़ते हो, तो उसमें भी ये बताया गया है। बट अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप इस एक्ट को अच्छे से पढ़ भी लोगे ना, तो आपका कुछ मेजोरिटी जो पोर्शन जो है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्टेट की गवर्नेंस से, स्टेट की लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो है वो थोड़ा कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप तभी इसको अच्छे से आप देख लीजिए। देन उसके बाद सेक्शन 17 आता है। सेक्शन 17 में क्या कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसकी टर्म कितनी होगी। तो उसकी टर्म कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी। पहले कितनी थी, आपको पता होगा कि जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले कितनी थी, 6 ईयर्स होती थी हमारे यहाँ। ये कुछ स्पेशल केस था हमारे यहाँ, बाकी जगह 5 होती है, यहाँ पे 6 होती थी। बट अब इसमें क्या कर दिया गया है कि अब उसकी टर्म जो है 5 ईयर्स ही रहेगी। और कब से रहेगी, जब फर्स्ट मीटिंग होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बाद जो है 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तब तक उनकी टर्म रहेगी, ठीक है। और पहले आपको पता है 6 ईयर्स होती थी। तो और इसमें एक और प्रोविजन रखा गया है कि जो एक्सटेंशन ऑफ टर्म जो है वो हो सकती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो 5 ईयर्स की होगी, मगर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कब, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। और नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के थ्रू लगती है, आर्टिकल 352 के से लगती है। और 352 कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज लगती है, एक नेशनल इमरजेंसी लगती है, और दूसरा प्रेसिडेंट रूल लगता है, आपको पता ही है। तो तीसरा जो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आज तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कभी नहीं लगी है आज तक। नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई है, और प्रेसिडेंट रूल तो रोज़ ही लगते रहते हैं, आपको पता ही है। तो 352, 356 और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड है। 356 और 365 जो है वो हमारी प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। बट स्टेट इमरजेंसी एक प्रेफर वर्ड नहीं किया जाता है, उसको प्रेसिडेंट रूल ही बोला जाता है। अच्छा, अब हम बैक इस पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। तब आर्टिकल, ये सेक्शन 19, ठीक है, सॉरी आर्टिकल बोल दिया, सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 जो है
उसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए जाएंगे किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक स्पीकर होगा और साथ में डिप्टी स्पीकर भी होंगे, क्योंकि स्पीकर जब एब्सेंट हो या उनकी वैकेंट हो जाए तब डिप्टी स्पीकर काम करते हैं, तो वो दोनों होने चाहिए। देन उसके बाद सेक्शन 21, उसमें बताया गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल एड्रेस करेंगे कब, जब भी फर्स्ट सेशन होगा, कब, इलेक्शन होने के बाद। जब भी इलेक्शन होने के बाद जब पहली बार मीटिंग होगी, पहला जो सेशन होगा, तब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो हाउस को एड्रेस करेंगे। और साथ में जो है कब करेंगे, जब हर साल में जो पहला सेशन होगा तब भी वो एड्रेस करेंगे। ये स्पेशल एड्रेस पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है। देन उसके बाद सेक्शन 22 में कहा गया है कि जो यहाँ के जो मिनिस्टर्स होंगे और जो एडवोकेट जनरल जो बनाए जाएंगे और जो मिनिस्टर जो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो बनेंगे, उनके पास राइट टू स्पीक है और राइट टू पार्टिसिपेट है। कहाँ पे, प्रोसीडिंग्स में, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। मतलब वो यहाँ पे जब भी कोई भी कार्रवाई होगी, कभी भी यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली जब चलेगी, वो वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे जाके बोल सकते हैं किसी भी मुद्दे पे, उसी किसी भी बिल पे। बट उनके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, वो क्या नहीं होगी, राइट टू वोट नहीं होगा। मतलब जब भी वोटिंग होगी बिल पे तो उनके पास वो नहीं होता है, किसके पास, मिनिस्टर्स के पास भी नहीं होता है और एडवोकेट जनरल, वो सिर्फ मेंबर्स के पास होता है, जो एमएलएज होंगे, जो मेंबर होंगे वहाँ के, परमानेंट मेंबर, जो मतलब जो 5 ईयर्स के लिए जो मेंबर बनाए जाएंगे उनके पास। देन उसके बाद सेक्शन 24, सेक्शन 24 में क्या बताया गया कि जो ओथ एंड एफर्मेशन की एमएलएज को, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, उनको जो भी ओथ लेनी होगी वो किसके सामने लेनी होगी, वो एलजी के सामने लेनी होगी, या एलजी अपने अपने बिहाफ पे किसी दूसरे इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके सामने जो है ओथ लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद जब भी इलेक्शन के बाद जो है फर्स्ट जब मीटिंग होती है तो उनको एक ओथ लेनी पड़ती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, ये बाकी बाकी चीज़ें आपको पता ही है। देन उसके बाद सेक्शन 25 जो है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं, ये सेक्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि स्पीकर जो है उनको पहले इंस्टेंस में उनको वोट देने का कोई हक नहीं है। मतलब जब भी वोटिंग होगी किसी बिल पे, तो कुछ मेंबर्स, उनमें सारे मेंबर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होकर वो वोट दे सकते हैं, बट स्पीकर वोट नहीं दे सकते, यह चीज़ याद रखना। बट स्पीकर वोट दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, इन केस, तब दे सकते हैं जब वहाँ पे टाई हो जाए, इन केस ऑफ टाई, ठीक है, जब टाई हो जाए, मतलब बराबर बराबर वोट पड़े, अगेंस्ट भी बराबर वोट पड़े और फॉर भी बराबर वोट पड़ गए, ठीक है, 50-50 मामला हो गया, तब उसके पास जो है एक स्पेशल कास्टिंग वोट होता है स्पीकर के पास। मतलब स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि वो एक वोट दे सकते हैं, और वो एक वोट जो होगा वो डिसाइडिंग वोट होगा कि बिल पास होगा गया, या बिल जो है पास नहीं रहेगा। तो ये वाला जो स्पेशल जो पावर है वो स्पीकर के पास है, कब, जब सिर्फ टाई होगा, उससे पहले उनके पास कोई वोट करने की पावर नहीं होती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन सेक्शन 27 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। उसमें बताया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की कैसे हो सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होंगे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। या तो उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास होगा, आपको पता है कि वो अगर और कहीं दूसरा ऑफिस भी उनके पास प्रॉफिट का रखा रखा होता है तो वो तब भी हो सकते हैं। और एलजी का डिसीजन जो होगा वो इस मामले में जो है, मतलब डिसीजन एलजी का माना जाएगा। और एलजी का डिसीजन कहाँ से आएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा वो अपना ओपिनियन देगा, किसको, वो किसको ओपिनियन देंगे, वो एलजी को देंगे। और एलजी को जो है वो ओपिनियन मान देखते हुए वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कोई भी मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड जो है उनकी कुछ केस बनते हैं। देन उसके बाद जो है सेक्शन 28 आता है। सेक्शन 28 जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 10 में मेंशन किया गया है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कुछ जो देखो कोई मेंबर्स होते हैं वो पहले तो इंडिपेंडेंट होते हैं, पर अचानक से पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जीतने के बाद, या एक पार्टी में होते हैं पहले, बाद में जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लग सकता है, ठीक है। और इसमें जो है स्पीकर जो है वो उनके पास पावर होती है कि वो देख सकते हैं कि इसमें एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेक्शन 32 जो है, सेक्शन 32 में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो किसी भी सब्जेक्ट से जो है मेंशन है, किसमें, स्टेट लिस्ट में जो मेंशन है उसमें किसी भी सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में है, एक्सेप्ट दो को छोड़ के। कौन सा, एंट्री 1 जो है हमारी पब्लिक ऑर्डर पे, और एंट्री 2 जो है पुलिस, मतलब सीधी बात जो है यहाँ की जो पुलिस है वो किसके, सेंटर के अंडर है अब सीधा, ठीक है। और पब्लिक ऑर्डर में सेंटर के अंडर, इनको छोड़ के जो है स्टेट लिस्ट में जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है। और ये वाला जो है, जो अलग अलग लिस्ट जो है वो कहाँ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में मेंशन है।
और उसमें कौन कौन सी लिस्ट है आपको पता है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकती है, ये यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। बट इसमें भी देखा जाता है कि जब भी दोनों में कंकरेंट लिस्ट में दोनों में टसल हो जाए तो जो सेंटर की जो पावर होती है वो ज़्यादा मानी जाती है, और लेजिस्लेटिव पावर भी जो है वो सेंटर के पास ही होती है। बट अब स्टेट लिस्ट जो है एक्सक्लूसिव दिया गया है स्टेट्स को, बट इसमें से भी दो एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दिया गया, किसके लिए, स्पेशली जेड की यूटी के लिए। कौन कौन सी, एक पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ठीक, ये वाला आपने याद रखना है। देन उसके बाद सेक्शन 36 में बताया गया है कि जो एलजी होंगे उनकी रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन बहुत कंपलसरी है, किससे पहले, जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो रिकमेंडेशन किसकी ज़रूरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बिल पेश कर सकते हो कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये आपने याद रखना है, कौन सा, सेक्शन 36 जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। देन सेक्शन 38, अब इसमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कोई भी लॉ पास होगा, कोई भी लॉ पास होगा, वो लॉ पास होने के बाद उसको एसेंट की जरूरत तो पड़ेगी, और एसेंट किसको ने देनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, एलजी साहब ने देनी है। बट उसमें जो है एलजी के पास जो है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या हो सकते हैं, पहला कि एसेंट दे दें, मतलब उस पर साइन कर दें जी, बिल पास हो, ये वाला जो है बिल अब एक्ट बन गया, ठीक है। दूसरा जो है विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब या तो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं करना, आप नहीं मतलब वो नहीं करेंगे साइन, उनकी मर्जी, ठीक है। सिर्फ मनी बिल को नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल तो वो पहले उनकी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस है, अगर उन्हें रिकमेंडेशन दी इंट्रोड्यूस करने की, देन उसके बाद वो क्यों करेंगे खुद ही विदहोल्ड, उनका तो कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन मूड चेंज हो जाएगा, वैसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ के विदहोल्ड भी कर सकते, या तो एक्सटेंड दे सकते हैं, या साइन कर सकते हैं, या साइन नहीं कर सकते। तीसरा उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि या बिल जो है वो रिजर्व रखेंगे, अपने पास रख देंगे, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट, मतलब वो जो बिल जो है प्रेसिडेंट साहब को रेफर कर देंगे कि आप देखो इसमें कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। देन उसके बाद इसी से रिलेटेड 39 सेक्शन बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट जो है, अब उनके पास जो ये बिल आ गया, जो गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रेफर किया, एलजी साहब ने रेफर किया, उनके पास भी ऑप्शन है, या तो वो एसेंट दे देंगे, या उस पर साइन कर देंगे, या तो फिर विद होल्ड कर देंगे, मतलब या उस पर साइन नहीं कर देंगे, या तो वो फिर से क्या है, रिटर्न कर देंगे। उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो रिटर्न कर दे, तो कहाँ पे, वापसी असेंबली में, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 41, ठीक है, सेक्शन 41 अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्शन 41 में बताया गया है किसके बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आपने याद रखनी है ये चीज़ कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहीं भी नाम जो है बजट नहीं बताया गया है, वहाँ पे जब भी नाम लिया जाता है बजट को क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या है बजट के लिए, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोल जाते हैं कि बजट जो है। अब कौन सा सेक्शन जो है, 41 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा सेक्शन जो है डील करता है हमारे बजट से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कौन सा है वो, सेक्शन 41, ठीक है। और सेक्शन ये जो है बजट जो है वो कौन पेश करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, वो हमारे एलजी साहब करेंगे, ठीक है, वो बजट जो है पेश करेंगे। देन उसका सेक्शन 47 हो जाता है। अब सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, किसके लिए, जेंड के यूटी के लिए, जितनी है जितनी नहीं है वो, मतलब बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर, एक रख सकती है, एक से ज़्यादा रख सकती है, ये सब किसके पास पावर हो जाती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर हो जाती है, ठीक है। मतलब अब कौन सा सेक्शन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है, वो सेक्शन 47 करता है, ठीक है। अब ऐसे याद रखना है आपने। देन उसके बाद सेक्शन 52 जो है वो एलजी को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है कि एलजी के पास जो है पार्लियामेंट का काम कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट नहीं हो सेशन में, ठीक है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेशन में नहीं हो। अब वो जो है ऑर्डिनेंस कर देते हैं, पेश कर देते हैं, मतलब वो सीधा कानून का वो सीधा ऑर्डिनेंस मतलब लगभग कानूनी होता है, एक्ट ही मतलब मान लो। अब उसमें भी कुछ कैच होता है कि जो 6 वीक्स जो होंगे, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो दोबारा से सेशन में आ जाएगी तो उसके बाद 6 वीक्स तक ही उसकी वैलिडिटी रहती है ऑर्डिनेंस की, ठीक है। या तो उससे पहले भी उसको इनवैलिड कर सकते हैं, या 6 वीक्स तक उनकी वैलिडिटी रहती है, नहीं तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो एलजी की किस में, सेक्शन 52 में। देन उसके बाद सेक्शन 53, उसमें बताया गया कि जो सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 में, ठीक है, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेंगे स्टेट के नहीं, जो यूटी के बनेंगे, सॉरी मेरे को भी स्टेट बोलने गया, तो जो यूटी जो जेएंड के यूटी के जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, कितने वो बनाए जा सकते हैं 10%। मतलब 10% होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी यहाँ की, उन उसकी उसका जो 10% होगा बस उतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते हमारे जेड के यूटी में। देन उसके बाद जो है सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 बोलता है कि जो सीएम होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा, एलजी करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपने कि जो सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, वो एलजी करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। वो कौन सा सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 54। यहाँ तक जो है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड जो है खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद एक ही सेक्शन बचता है, सेक्शन 57 जो है वो किससे डील करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील करता है, ठीक है। अब सेक्शन 52 में क्या कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, मैंने आपको पहले भी पीछे बता गया है, वो अब एबॉलिश कर दी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी जेएंडके यूटी में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एबॉलिश हो जाएगी। अब कोई भी यहाँ पे एमएलसी नहीं होगा। आप सुनते थे पहले कि एक एमएलए होते थे, कोई कोई होते एमएलसी, ठीक है। अब एमएलसी कोई पोस्ट नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एमएलए बनाए जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपका जो है पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है, और आपका जो मेजोरिटी पार्ट जो था, जो मेन आपका जो इस एक्ट में जो प्रोविजंस जो थे, सेक्शन जो थे, वो इसी में थे, वो यहाँ पे अब एंड हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब पार्ट 4 की बात की गई है। अब पार्ट 4 में क्या बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन बताया गया, सेक्शन 58। अब इसमें बताया गया कि जो लद्दाख यूटी जो होगी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके बेसिस पे होगी, आर्टिकल 239 पे बेसिस पे होगी। अब मैंने आपको पहले बताया पीछे वाला जो जे एंड के यूटी होगी वो किस बेसिस पे होगी, आर्टिकल 239A। ये कहाँ पे एप्लीकेबल था पहले, पुडुचेरी में। पर लद्दाख में कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल होगा, 239A नहीं होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4 सेक्शन 58, ठीक है। अब पार्ट 5 ये किससे डील करता है, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से, डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। ये वाला डीलिमिटेशन कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो बताया गया, ठीक है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 64 तक। अब इसमें जो एक ही सेक्शन आपने याद रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 60 है, ठीक है। अब सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 में क्या कहेगा कि जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स होंगी वो कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, वो 107, मैंने आपको बोला पीछे कि 107 है, बट उनको जो है इंक्रीज करके 114 जो है कर देना है आप। और ये कौन करेगा, वो डिलिमिटेशन कमीशन जो होगी वो बताएगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाएगी। अब आप पीछे आपको पता है रिकमेंडेशन भी आई थी कुछ, तो उससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड हो जाता है। ये वाला सेक्शन तभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 60 और पार्ट 5, ठीक है। तो 107 से 114 होनी चाहिए या हो जाएंगी। देन उसके बाद सेक्शन ये पार्ट 6। पार्ट 6 में जो है एस और एस टी के बारे में बताया गया है। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 65 और 66। अब 65 में क्या बताया गया है कि जो एस सी होंगे वो वो जो है उनकी वो किस लॉ से रिलेट होंगे, वो कौन से होंगे, जे एंड के एससी ऑर्डर 1956 जो था वो एप्लीकेबल होगा यूटीएफ लद्दाख पे भी, यूटीएफ जेएंडके पे भी। कौन सा, जेएंडके स्टेट एस शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956, ये एससी से रिलेटेड है। देन उसके बाद सेक्शन 66 जो है वो एसटी से रिलेटेड है, और वो कौन सा है, जेएंडके एसटी ऑर्डर 1989 जो है वो भी लद्दाख और जेएंडके दोनों यूटी में एप्लीकेबल होगा। आपने बस यही याद रखना है कि सेक्शन 65 जो है वो एससी से रिलेटेड है, और सेक्शन 66 जो है वो एसटी से रिलेटेड है। और ये किस पार्ट में, पार्ट 6 में, ठीक है। देन पार्ट 7 में कुछ मिसलेनियस और ट्रांजिशनल प्रोविजन बताए गए हैं, जिसमें सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 74 तक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन 73 है। अब इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट रूल कब लग सकता है यहाँ पे जेएंडके यूटी में, कब लग सकता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या अदरवाइज, मतलब या तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो और गवर्नर जो रेफर करे कि नहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया हो, जब यहाँ से कुछ सजेशन आए किसकी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, एलजी साहब की। बट उसके बगैर भी अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, मतलब उसके बगैर ही लगा कि नहीं मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, तो तब भी प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग सकता है। तो और कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं इससे, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है आर्टिकल आर्टिकल सेक्शन 75। देन सेक्शन 75 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किस पार्ट में, पार्ट 8, ठीक है। पार्ट 8 जो है वो किससे डील करता है, वो पार्ट 8 जो है हाई कोर्ट से डील करता है। और सेक्शन इसमें कितने हैं, 75 से लेकर 78 तक। और इसमें एक ही सेक्शन आपने याद रखना है, 75 वाला। इसमें बताया गया कि एक यहाँ पे जो है कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, किसके लिए, जेएंडके के लिए भी और लद्दाख
दोनों यूटीज़ के लिए एक ही हाई कोर्ट रहेगा, ये आपने याद रखना है। वो किसमें बताया गया है? सेक्शन 75। अब ये जो कुछ-कुछ जो एक-एक ही सेक्शन है, ये आप एटलीस्ट आप याद कर लेना, क्योंकि इस पार्ट में एक-एक जिसमें सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उसमें वो याद करने भी ईज़ी हैं वो वाले, ठीक है? अब यही वाले आप अच्छे से याद कर लेना। देन उसके बाद आता है पार्ट हमारा 9। पार्ट 9 में किससे डील करता है? वो एडवोकेट जनरल ऑफ जे&के यूटी से डील करता है, और उसमें कितने सेक्शन? 17 है। अब एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, किसके? स्टेट के होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो जे&के यूटी में जो एडवोकेट जनरल होगा उससे रिलेटेड जो सेक्शन 79 है, सेक्शन 79 सब सेक्शन 1, इसमें बताया गया कि जो एडवोकेट जनरल होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहाँ का चीफ, अब आपके ऑप्शन हो गए, यहाँ की कौन करेगा? यहाँ के चीफ मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, एलजी साहब करेंगे। अपने याद रखना कि एलजी जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ के जो एडवोकेट जनरल ऑफ जे&के होंगे, ठीक है? उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी क्या होगी कि जो एक हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है ना, वो यहाँ के एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होगी। मतलब जो जज बनने के एलिजिबल है वो यहाँ का एडवोकेट जनरल बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, ठीक है? देन उसके बाद पार्ट 10। अब पार्ट 10 जो है उसमें क्या बताया गया है? उसमें अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। मतलब इसमें सिर्फ आपने याद रखें कि जो यहाँ पे मतलब यूटी बनने से पहले जो स्टेट में जो रेवेन्यू था, उसमें तो था ना कि दोनों जे&के भी था और लद्दाख भी था। अब दोनों के बीच में कुछ पैसा की डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो बताया गया कि इसमें बताया गया है। अब यूटी बनने के बाद जो है कैसे किया जाएगा, कितना पैसा कि कहाँ दिया जाएगा, किसके पास कितना है बैलेंस, मतलब क्लियर किया जाएगा। देन उसके बाद आपने याद रखना है, और इसमें सेक्शन जो है 80 से लेकर 83 है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। देन उसके बाद आता है पार्ट 11। पार्ट 11 में भी वही है, जो पार्ट 11 जो है उसमें भी यही बताया गया है। पार्ट 11 में भी अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, वही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की, कितने एसेट्स थे, कितने लाइबिलिटीज़ थे, किधर क्या थे। अब इसमें सिर्फ एक याद रखना है, सेक्शन 84, एक ही सेक्शन है इसमें। इसमें बताया गया कि जो है एक कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी, और इसकी अच्छे से जो है देखा भी जाएगा इसको। अब इसकी जो रिकमेंडेशन होगी, किसकी? इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी उसको जो है 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो है अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसने? कमेटी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है? 84 सेक्शन जो इससे रिलेटेड है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी थोड़ा मेरे को भी इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। देन उसके बाद जो आता है पार्ट पार्ट 11 हो गया, पार्ट 12 आता है, ठीक है? अब पार्ट 12 जो है उसमें क्या बताया गया है? प्रोविजन किससे रिलेटेड? कॉर्पोरेशन से और अदर मैटर्स, मतलब इसमें सेक्शन है 85 से लेकर 87 तक, ठीक है? इसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटीज बना सकती है, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर से ज़्यादा, मतलब जो सेक्टर थे इधर, अलग अलग जो सेक्टर्स जो थे, उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी कि लद्दाख की कौन सा सेक्टर मिलेगा, पूरा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ये वाला। और अब उसको जो है उनको जो है अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है? 6 मंथ्स में सबमिट करनी है। किसको? एलजी को। एलजी साहब को सबमिट करनी है। और एलजी जो है जब उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, एलजी को है 30 दिन के अंदर अंदर जो है उन रिकमेंडेशन पे एक्ट करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, सेक्शन 85 जो है वो बताता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है पार्ट 13। पार्ट 13 जो है उसमें सेक्शन 88 से लेकर 91 है, और ये इसमें क्या है? प्रोविजन एज टू सर्विसेज, ठीक है? ये बताएगा। अब सर्विसेज जब नाम आ गया तो आपको ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस याद मतलब रिलेट तो कर ही लिया होगा आपने। देन इसमें क्या है? सेक्शन 88 है। अब सेक्शन 88 में क्या बताया गया है कि जो आईएएस होंगे अ, या आईपीएस होंगे या आईएफएस होंगे, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे मेंबर, जो भी इस कैडर के लोग जो यहाँ पे मेंबर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जे&के में अभी ड्यूटी दे रहे हैं, जे&के स्टेट में, मतलब जब रिऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब की बात कर रहे हैं, जो स्टेट में जो थे, वो जो है अपनी जो है ड्यूटी वैसी देते रहेंगे, और जो उनका जो कैडर है वो चेंज नहीं होगा, जो उनका कैडर है वैसे ही रहेगा। बट इसके बाद जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे, कहाँ? जे&के या लद्दाख यूटी में, उनको जो है कौन सा कैडर अलॉट किया जाएगा? एगमट। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जो भी अपॉइंट होगा जे&के में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कैडर के लोग होंगे, उनको कौन सा कैडर दिया जाएगा? वो कौन सा? एगमट। और एगमट में अब जो है हमारा लास्ट पार्ट बचता है, जो है पार्ट 14।
इसमें लिस्ट ऑफ कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो 94 वाला ही है। इसमें बताया गया है कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है उसका सेक्शन 15 था, उस उसमें जो है जम्मू कश्मीर का नाम लिखा गया था, उसका नाम चेंज करके अब क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख हो जाएगा। मतलब सिर्फ नाम चेंज करने की बात की गई, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, आप अपना इस पे को ध्यान नहीं दीजिए। अब देखते हैं आगे। देन उसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। आपको पता है मैंने बोला था शेड्यूल्स आपको याद करने ही करने हैं, पार्ट्स आपको याद करने शेड्यूल्स आपको याद और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी याद करने हैं। अब शेड्यूल्स में सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है, फर्स्ट जो है उसमें बताया गया कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या हुई, राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के मेंबर्स कौन कौन से हैं, उस टाइम पे कौन से थे जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना था तब कौन से थे, अब उनकी टर्म तो खत्म ही हो चुकी है। देन उसका सेकंड वाला जो है उसमें बताया गया कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होंगी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब लोकसभा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है इधर। एक अब 3 जो है वो हमारे कश्मीर में है, कौन सा, बारामूला, दूसरा श्रीनगर, तीसरा अनंतनाग, और 2 जो है जम्मू में है, कौन कौन से, एक उधमपुर वाला एक जम्मू वाला। मतलब टोटल कितनी यूटी जेएंडके में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 5, कौन कौन सी, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू, और एक जो है वो लद्दाख के लिए रहेगी, ठीक है, लद्दाख यूटी के लिए। देन उसका थर्ड शेड्यूल जो है उसमें बताया गया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि जो मैंने आपको पार्ट थर्ड में बताया था, जो स्टार्ट होता है उसमें भी सेक्शन स्टार्ट होते हैं, पहले राज्यसभा वाले सेक्शन होते हैं स्टार्ट, देन उसके बाद लोकसभा वाले होते हैं, देन उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली वाले होते हैं। वैसे यहाँ पे भी सेक्शन जो शेड्यूल फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड करता है, वो है राज्यसभा से रिलेटेड। सेकंड शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, लोकसभा से। जो थर्ड शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से, कि यहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कौन कौन सी होगी। आपको पता है 107 जो है टोटल है, जिनको चेंज करके 114 बनाना है डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। तो ये वाला आपने पीछे भी देख लिया। देन उसके बाद जो है शेड्यूल फोर्थ बताया गया है, और शेड्यूल फोर्थ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें ओथ और एफर्मेशन के बाद में बताया गया है कि एमएलए होंगे या मिनिस्टर्स होंगे उनकी वो जो है ओथ क्या ली जाएगी, उनकी फॉर्मेट बताया गया है। तो ये वाला अपने याद रखना कि शेड्यूल फोर जो ओथ से रिलेटेड, ओथ और एफर्मेशन से रिलेटेड। देन शेड्यूल 5 आता है। देन शेड्यूल 5 में टेबल्स दिए गए हैं, कुछ टेबल्स दिए गए हैं कि कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ, कौन से डिलीट किए गए हैं, कौन से रिमेन हो गए, कौन से अमेंड हुए, वो बताया गया। अब आपको कुछ इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट है कि जो 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब एप्लीकेबल होंगे किसमें, जेएंडके यूटी में, ठीक है। अब और जो है 166 जो है स्टेट लॉ जो होंगे वो पुराने वाले लॉ जो हैं वो अभी भी फोर्स में रहेंगे। देन उसके बाद 153 जो स्टेट लॉ जो पहले थे और 11 गवर्नर एक्ट जो थे वो रिपील किए गए, मतलब ये डिलीट हो गए, ये वाले रिपील कर दिए गए। और मगर 166 जो स्टेट लॉ जो है वो अभी भी पुराने वाले ही चलेंगे, और 106 जो सेंट्रल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होंगे, नए एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के बाद। अब कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जो 106 सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल होंगे, उसमें से कुछ एग्जांपल जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आरटीआई एक्ट 2005, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007, आईपीसी, आपको पता है पहले यहाँ पे आरपीसी होता था, रणवीर पैनल कोड होता है, अब आईपीसी इंडियन पैनल कोड आ गया है, तो 1860 का। देन उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आधार एक्ट भी नहीं लगता था इधर, तो ये वाले अब एप्लीकेबल होंगे 106 इन टोटल सेंट्रल लॉ। देन उसके बाद स्टेट लॉ जो पहले भी थे और अभी भी वैसे ही रहेंगे, उनको कोई चेंज नहीं आया, वो कौन से 166 है इन नंबर। और कौन कौन से थे, जैसे जेएंड के जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। देन उसके बाद आया देन उसके बाद आया जेके बोस जेएंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 1975। देन उसके बाद जेएंड के पंचायती राज एक्ट 1989, जेएंड के सेफ्रॉन एक्ट 2007, ठीक है, ये वाले। देन उसके बाद कुछ जो है वो डिलीट कर दिए गए, रिपील किए गए, कौन कौन से, 153 नंबर है उनका स्टेट लॉज जो थे, और उनमें कुछ गवर्नर एक्ट भी थे, वो 11 इन नंबर थे, ठीक है। 153 प्लस 11 गवर्नर एक्ट, ठीक है। ये आपने देखना है। इसमें कुछ एग्जांपल जैसे कि जेएंड के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 वाला था, ये भी अब नहीं रहा, नहीं एप्लीकेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। जेएंड के आरटीआई एक्ट 2009 जो है ये भी एप्लीकेबल नहीं, इसकी जगह कौन सा आ गया, जे आरटीआई एक्ट 2005 वाला, ठीक, जो इंडिया में पूरे में लगता है। देन उसके बाद आरपीसी जो है वो भी अब एप्लीकेबल नहीं है, इसकी जगह कौन सा है, आईपीसी लग गया है। तो आपने यही याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट जो थे। और यहाँ पे जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट खत्म हो जाता है, जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे बने पूछे गए हैं और बहुत सारे पूछे जाएंगे एटलीस्ट हमारे जो स्टेट एग्जाम से उसमें, ठीक है। तो आपने अब इससे रिलेटेड आपने एक काम करनी है, जो पीडीएफ है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है।
तो इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ जो है उस पीडीएफ को भी देख लेना, तो आपका ये वाला कवर हो जाएगा। इसके साथ जो है कुछ एमसीक्यूज होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो इसके बाद मैं करा लूँगा आपको। तो आपको ये वाला टॉपिक इधर से ये लेक्चर देख लेना, पीडीएफ देख लेनी, और साथ में जो एमसीक्यूज होंगे वो भी देख लेना, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो ये वाला जब आप कंप्लीट कर लोगे तो मुझे तो नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। तो मेजॉरिटी आपका मतलब आपका आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई वीडियो कोई और जगह से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेयर एक्ट से प्रोविजंस निकाले हुए हैं और इसकी हिस्ट्री भी दे दी, इसी में इंक्लूड कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए, और साथ में जो बेयर एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और टूल्स जो भी था, पार्ट्स जो थे, सब बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा, वो इसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज होंगे वो नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।